उसके बाद डिस्कवरर, ईयर्स। उसके बाद एक्सपेरिमेंट रिलेटेड, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड। उसके बाद एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव चार्ज, एब्सोल्यूट मास, रिलेटिव मास, अप्रॉक्स मास। पहले इसको बनाइए तो ये चार्ट पूरा, ये चार्ट पूरा तैयार बनाइए। तो इतना चीज पॉइंट हम लोग को देखना है इसमें, इतना पॉइंट्स हम लोग को इसमें कंसीडर करना है। पहला है फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। बताइए इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर कौन थे, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे? हैं? इलेक्ट्रॉन को जो खोजने वाले थे उस वैज्ञानिक का नाम था जे जे थॉमसन। रट जाना है, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, फादर ऑफ रदरफोर्ड, जे जे थॉमसन, है ना, पुत्र और पिता दोनों ही वैज्ञानिक। एक न्यूक्लियस का खोज करता है तो एक इलेक्ट्रॉन का खोज करता है, एक परमाणु मॉडल देता है। सोच सकते हो कि किसी किसी के यहाँ औलाद पैदा हुआ तो वैज्ञानिक, बाप भी वैज्ञानिक और पुत्र भी वैज्ञानिक, और किसी किसी के यहाँ औलाद पैदा हुआ तो शैतान। तो इनका नसीब कितना बढ़िया था कि इलेक्ट्रॉन का खोज किए जे थॉमसन। और ये ईस्वी क्या था, तो 1896 का बात है जी। किसी किसी बुक में 97 देता है, किसी किसी बुक में 96 देता है। जैसे लूसेंट के किताब में 96 दिए हुए हैं, लूसेंट जो जनरल कंपनी का किताब आता है। और ये पूरा जीएस है, अभी जितना हम चीज लिख रहे हैं ना ये टोटली जीएस है, जनरल साइंस से ये है ना। और ये जनरल साइंस का मतलब ये होता है कि वो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो आईएएस बनने वाला हो चाहे ग्रुप डी का काम करने वाला हो, हर एक एग्जाम में जीएस पूछा जाता है। और अभी जो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं कंप्लीटली जीएस है ये। तो 1896 या 97 एक्सपेरिमेंट जो था वो था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसी को डिस्चार्ज ट्यूब भी कहा जाता है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है। और एब्सोल्यूट चार्ज जो होता है वो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। रट जाना इस सब चीज को। और -4.8 इंटू 10⁻10 ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। रिलेटिव चार्ज -1, एब्सोल्यूट मास 9.10939 इंटू 10⁻31 kg या -28 ग्राम। रिलेटिव मास इसका होता है 0.00054 AMU।
या अप्रोक्स 0 आप लिख सकते हैं, अप्रोक्स मास इसका 0। रिलेटिव मास सॉरी कहाँ पे है, 0.00054 AMU। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है। दूसरा बात आया प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज कौन किया? ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया। समय क्या था? तो 1886, 10 साल पहले 1886 में हो गया था इसका खोज। और इसमें एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसको भी आप बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एब्सोल्यूट चार्ज जो होता है वो +1.602 इंटू 10 का पावर -19 कूलम या +4.8 इंटू 10 का पावर -10 ESU। ठीक, रिलेटिव चार्ज +1, ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मास 1.67262 इंटू 10 का पावर -28 kg, ना सॉरी 27 kg, -27 kg या है 1.67262 या 1.67262 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। इसमें हो जाएगा 1.0 ना 726 अप्रोक्स आप लिख सकते हैं। 1 पॉइंट सॉरी होता है, तो कैसी जीव है ये। अप्रोक्स बोर्ड खराब हो गया। 727 AMU ही होता है। 1.0072 सॉरी 7 AMU। ठीक है 727। तो ये पूरा का पूरा खेल है प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन का खोज हुआ जेम्स चैडविक के द्वारा। न्यूट्रॉन का खोज करता थे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। ये बात है 1932 का। 1932 में हुआ था खोज इसका। इस पर चार्ज 0 होता है। सॉरी एक्सपेरिमेंट इसका है बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम न्यूक्लियस। देखिए बेरिलियम 4 9 पर अल्फा 2 4 का प्रहार होगा तो बन जाएगा C612 और एक न्यूट्रॉन बाहर निकलता है। यही एक्सपेरिमेंट किया गया था इनके द्वारा। ये भी 0 हो जाता है और थोड़ा सा मास जो है इसका ज्यादा होता है 1.67674927। ये आ जाता है 4927 इंटू 10 का पावर -27 kg या
ये सब डाटा होता है, नोट करिए इसको। हाँ बोलिए। ये वाला लिखा है कि बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम न्यूक्लियस, रिएक्शन में बेरिलियम 4 9 बेरिलियम 4 9 एटॉमिक नंबर 4 और मास नंबर 9 पर जब अल्फा 2 4 का, अल्फा का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 जब बम्बार्डिंग होगा तो कार्बन बनेगा और एक न्यूट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, कार्बन C612 और न्यूट्रॉन। ये पूरा का पूरा जो है जीएस है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। जल्दी लिखिए। हो गया। लिख लिए हैं? चलो अब लिखो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख के कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये पढ़ाई शाह सर का पढ़ाई। 97 लिखे है ना। हम ई बाई एम रेशियो अलग अलग पढ़ाएंगे, ये सब रेस्ट मास वगैरह। तो ये सब नहीं बताया है क्या? अच्छा, सीधे एक एटॉमिक मॉडल से पढ़ा है? हाँ इसीलिए हो गया। तो अब लिखिएगा कैथोड मतलब कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट।
समझिएगा, इसको मिटा ना। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखना है, एक्सपेरिमेंट को समझना है, क्वेश्चन वहां से आता है। ये 9th क्लास का चीज है जो कि अभी आज हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन 9th में उतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है या नहीं पढ़ाया जाता है जितना अच्छे से पढ़ना है। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट या उसको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो इसमें टूल्स क्या क्या लिया जाता है, सबसे पहले ये चीज। तो टूल्स में पहला होगा डिस्चार्ज ट्यूब, एक ट्यूब होगा, ये हो जाएगा, इसका नाम होगा डिस्चार्ज ट्यूब। क्या नाम रहेगा? डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर एक तरफ कैथोड है तो दूसरे तरफ एनोड होगा, एक तरफ कैथोड और दूसरे तरफ एनोड। यहाँ पे इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब, समझ लीजिए पहले डिस्चार्ज ट्यूब। टूल्स क्या क्या लगेगा, सेटअप कैसा तैयार होगा यहाँ पे। और ये जो होता है वो परफोरेटेड होता है। कैसा होता है? परफोरेटेड। परफोरेट समझते हो? आए, परफोरेटेड मतलब समझते हैं आप लोग? छेद 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 रहता है, उसी को परफोरेट कहा जाता है। अंगिया जिससे आटा चला जाता है वो क्या हो? परफोरेटेड होता है ना। या कपड़ा जो है, मतलब आप देखिए जाल जो देखिए, मतलब जो मच्छरदानी जो है वो क्या है? परफोरेटेड होता है, छेद छेद होता है। अगर उसको पूरा सील कर दिया तो सांस फूल जाएगा आदमी का, है ना। तो परफोरेटेड होता है, उससे हम लोग मछली भी पकड़ते हैं ना। पकड़ा है कोई मछली जाल से? मजा आता है मछली पकड़ने में। मछली बंसी से पकड़ने में मजा आता है। जब बंसी मछली पकड़ती है ना तो उसका फीलिंग्स कुछ और होता है, ऐसा लगता है कि शिकार हम किए हैं ये। तो परफोरेटेड होता है, परफोरेटेड मतलब होता है जालीदार, छेद छेद हो, उसको परफोरेटेड कहा जाता है। तो ये परफोरेटेड है, ठीक ना। ये हमारा है कैथोड, ये है कैथोड। और ये क्या है? एनोड, ये एनोड है। इसको क्या किया जाता है? एक इंडक्शन कॉइल से जोड़ दिया जाता है। इंडक्शन कॉइल मतलब होता है कि यहां से हाई वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हाई वोल्टेज दिया जा सकता है। यह है इंडक्शन कॉइल, इंडक्शन कॉइल, इंडक्शन कॉइल जिस हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज। और कितना होता है जी? 10,000 वोल्ट, बहुत बड़ा एक वोल्टेज है, 10,000 वोल्ट दिया जाता है इसको। ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। एनोड होता है माइनस और कैथोड होता है प्लस। और यहां से इंडक्शन कॉइल से 10,000 वोल्ट अप्लाई किया जाता है इसको। इसमें एक वैक्यूम पंप लगाया जाता है। वैक्यूम पंप समझते हो? वायु चूसक यंत्र बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? वायु चूसक यंत्र, मतलब जो वायु को चूस करके बाहर निकाल दे, सक करके, तो उसको वायु चूसक कहा जाता है। और अंग्रेजी में वैक्यूम पंप, पंप मतलब होता है चूसक, जो बाहर निकालते किसी चीज को। तो पंपिंग करने का मतलब होता है चूसना। देखो ये हो गया वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। और इस वैक्यूम पंप के सहायता से इसके अंदर में जितना हवा है उसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो यहाँ के अंदर का प्रेशर वेरी लो हो जाता है, मतलब वेरी लो प्रेशर। पहले सेटअप को दिमाग में डालो, वेरी लो प्रेशर। तो कितना होता है प्रेशर? 0.001 mm ऑफ Hg। देखो वेरी लो प्रेशर 0.001 mm ऑफ Hg। और ये इतना कम प्रेशर है कि तुम मान सकते हो कि यहां पर एयर नहीं है। बात समझ में आया? यानी ये निर्वात है, वैक्यूम है, हवा पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल्स वहां पे मौजूद नहीं है। अब होता क्या है कि यहां पर एक स्क्रीन लगाया जाता है।
तोरा बना रहे इतना बढ़िया से अपने मन में टक जाता है। यहाँ पे एक स्क्रीन लगाया जाता है। स्क्रीन समझते हो? हैं? स्क्रीन मतलब क्या होता है? स्क्रीन का हिंदी क्या होता है? पट्टी। स्क्रीन मतलब होता है बर्न पट्टी। जैसे सिनेमा हॉल में स्क्रीन होता है ना, तो वो क्या है? पट्टिका है, जिस पर तुम चलचित्र देखते हो। फिल्म का हिंदी होता है चलचित्र, है ना? तो सिनेमा हॉल में जो पर्दा लगता है, क्या वो आम कपड़ा होता है? ये तक नहीं कोई उजला साड़ी टांग दिया, धोती टांग के फिल्म देख लिए, तो वो साड़ी और धोती नहीं होता है। वो एक खास प्रकार का कपड़ा होता है। उसमें उसके ऊपर जो मटेरियल लगा रहता है ना, वो जिंक सल्फाइड का मटेरियल होता है। जिंक सल्फाइड, जो कि फ्लोरोसेंट नेचर का होता है। फ्लोरोसेंट एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मिलेगा। फ्लोरोसेंट नेचर का मटेरियल यूज किया जाता है। और फ्लोरोसेंट नेचर किसको कहा जाता है? जिस पर फ्लोरोसेंस होता है। अब सर ये सब नया नया टर्म आ रहा है। फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टिकल उस स्क्रीन पर स्ट्राइक करेगा ना, तो चमक पैदा होगा, कलर जनरेट हो जाएगा। वैसे स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और सिनेमा घर में जो लगा हुआ रहता है वो कैसा स्क्रीन होता है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है। क्या फाड़ दिए जी? फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है, यानी उसके ऊपर जब बीम डाला जाता है तो उसके ऊपर आपको कलर शो करता है, कलर दिखाई देता है। अगर हीरो का शर्ट लाल है तो लाल दिखाई देगा, पैंट अगर उजला है तो उजला दिखाई देगा, है ना? कलर दिखाई देगा उस पर। क्या? तो उस मटेरियल का नाम होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल। और फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज करने से, फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज किया जाता है किसके ऊपर? चलो माइनस मान लो, प्लस है, ठीक ना? तो ये अब बात समझो। जैसे ही 10,000 वोल्ट अप्लाई होगा ना, तो इस पट्टिका पर, मतलब इस स्क्रीन पर, जो कि फ्लोरोसेंट मटेरियल से बना है, इसको तुम लिख सकते हो फ्लोरोसेंट स्क्रीन। सॉरी, पी नहीं एफ है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और खास करके जिंक सल्फाइड जो होता है ना, वो फ्लोरोसेंट नेचर का होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जहां पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ाना है ना, वहां लिखा हुआ है कि रदरफोर्ड जिस स्क्रीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, जो स्क्रीन उन्होंने लगाया था जब वो गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो किस कंपाउंड से बना हुआ था? जिंक सल्फाइड से। और जिंक सल्फाइड का नेचर होता है फ्लोरोसेंट नेचर, फ्लोरोसेंट मटेरियल है ये। क्योंकि ये जो है, इसके ऊपर अगर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो उस पर चमक पैदा होगा, कलर जनरेट होता है, ठीक ना? तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, और यहाँ पर फ्लोरोसेंस होता है, फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस। और फ्लोरोसेंस जब होगा ना, यानी जब इधर से ये 10,000 वोल्ट जब दिया जाएगा, तो ये इधर से कैथोड रे जो होगा वो आपको दिखाई देगा, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता हुआ। और ये इस पर टकरा, ये परफोरेटेड इसीलिए बनाया जाता है ताकि ये इधर की तरफ जाए और इधर से निकल के वो स्क्रीन के ऊपर क्या हो? टकराए, ताकि पता चले कि यहां से कोई पार्टिकल निकल के और कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, ठीक ना? इसी को बोला गया था कैथोड रेज। कैथोड रेज कहा गया था इसको, और बाद में इसको इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो कैथोड रे जो है, ये कैथोड से किधर की तरफ मूव कर रहा है? एनोड की तरफ। ये पूरा का टूल्स था और यही एक्सपेरिमेंट था। अब रही बात कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूजन निकल के आया, वैज्ञानिकों ने यहां से क्या क्या बात निकाला। तो सबसे पहला चीज ये था कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है।
कैसा मूव करेगा? सीधा गमन करता है, स्ट्रेट लाइन में। अब रही बात कि सर इसका जानकारी कैसे मिला, कैसे पता चला कि स्ट्रेट लाइन में चलेगा? तो इसके अंदर एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया। ओपेक मतलब समझता है? जिसका परछाई बन सके, छाया बन सके। हम लोग भी क्या है? ओपेक है, यानी अगर लाइट इधर से आ रहा है तो हम लोग का भी परछाई बनता है ना। तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाला गया। तो ओपेक ऑब्जेक्ट जब इस पर डाला गया ना, तो देखा गया कि जितना एरिया वो छेक रहा था ना, उतना एरिया में चमक पैदा नहीं हो रहा था। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर एक बड़ा सा ओपेक ऑब्जेक्ट रखा, तो ये वो जितना इस स्क्रीन का एरिया छेक रहा था, उस पर फ्लोरोसेंस नहीं हो रहा था, चमक पैदा नहीं हो रहा था। तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये जो रे है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है और ये रे उस ऑब्जेक्ट को अगर छेद नहीं कर सकता है, आर पार नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब कि उसका यहाँ पर इमेज आपको दिखाई देगा, मतलब कि उसका परछाई आपको दिखाई देगा, शैडो आपको दिखाई देगा, है ना। अगर ये मूव करता तो यहाँ से चलता, ऑब्जेक्ट रखते, ये घूम करके ऐसे आ जाता, लेकिन ये मूव नहीं करता। वो मतलब कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा। ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन यहां से मिला कि यह जो रेज है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। दूसरा बात, ये जो रेज है इसमें जब छोटे छोटे रोटेटिंग पैडल्स डाला गया, रोटेटिंग पैडल, साइकिल का पैडल कैसा होता है? रोटेटिंग पैडल होता है वो। तो वेरी स्मॉल रोटेटिंग पैडल जब इसके अंदर डाला गया, और उस रोटेटिंग पैडल पर जब ये पार्टिकल स्ट्राइक करता था, टकराता था, तो वो पैडल को क्या करता था? रोटेट कर देता था। इससे अनुमान लग गया कि ये जो पार्टिकल है इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब कि इसके पास मास होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इसके पास मास भी मौजूद है। बड़ा फेरा हो गया कि जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तभी तो वो रोटेटिंग पेडल को घुमा रहा है टकराने के बाद, और जब वो काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, मतलब उसके पास मास है, तभी ना काइनेटिक एनर्जी है। तो अब यहां से दो दो चीज होने लगा, मास पे भी चर्चा होने लगा इसके बारे में, और बोला गया कि ये जो रे है, ये रे पार्टिकल का समूह है। क्या है? पार्टिकल का समूह है। यानी ये रे बना है किससे? बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसका मास बहुत ही कम है, न के बराबर इसका मास है। बात समझ में? तो अब ये चीज जो है, अब इस पर बात किया गया कि ठीक है, मान लीजिए कि आपने सारा बात मान लिया। अब हुआ कि बताइए इसमें जो पार्टिकल है वो निगेटिवली चार्ज है कि पॉजिटिवली चार्ज है कि न्यूट्रल है, किस टाइप का है, इसका भी जानकारी होना चाहिए। वैज्ञानिक को अपने में वो लोग बात किया कि कैसे पता चलेगा कि ये जो रेज है जिस छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, उस पार्टिकल का नेचर कैसा है, वो पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है कि न्यूट्रल है, ये कैसे पता चलेगा। तो जे थॉमसन ने क्या किया कि दो प्लेट लिया, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, और दोनों प्लेट को ये ऐसे रख दिए, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। डिस्चार्ज और जब जाना होगा तो नहीं मिटेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्लेट यहां रख दिया और एक प्लेट यहां रख दिया, निगेटिव पॉजिटिव प्लेट, और नीचे में हो गया निगेटिव प्लेट। तो देखा गया कि जैसे ही दो प्लेट रखा गया ना, तो ये जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हुआ? बेंड कर गया, घूम गया। यानी इस रे में एक और खासियत दिखाई दिया कि जब इसके ऊपर और नीचे दो प्लेट लगाया गया, प्लस और माइनस का, एक एनोड और कैथोड, फिर से दोबारा जब यूज किया गया पावरफुल, तो देखा गया कि ये जो है
पॉजिटिव पोल के तरफ बेंट कर गया, घूम गया, तब वैज्ञानिक लोग अनुमान लगा दिया ये जिस पार्टिकल से बना है वो पार्टिकल कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। देखो कितना प्रॉपर्टीज इस एक्सपेरिमेंट से पता चला था, बात समझ में आया? तो इस ये पार्टिकल है नेगेटिवली चार्ज है। अब खेल शुरू हुआ मास निकालने का। तो मास निकालने का जो खेल शुरू हुआ उसमें स्पेसिफिक चार्ज का यूज किया गया। E/m ये क्या है, चार्ज बाई मास, इसको स्पेसिफिक चार्ज कहा जाता है। चार्ज बाई मास रेशियो को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक चार्ज। और सबसे पहले जे थॉमसन ने स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बताया। वो बेचारे मास तो नहीं बता पाए, लेकिन चार्ज बाई मास का रेशियो बता दिए कि E/m रेशियो इसका कितना होगा, -1.76 इंटू 10 का पावर 11 कूलम्ब पर केजी, ये डाटा आता। अब क्या हुआ कि जब E/m रेशियो पता चल गया तो एक वैज्ञानिक थे R.A. मिलिकेन, जिन्होंने ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उसके बारे में बताया था। यानी जे थॉमसन बताया E/m रेशियो, और चार्ज के बारे में कौन बताया, R.A. मिलिकेन। किस एक्सपेरिमेंट से, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से। और उन्होंने स्पष्ट किया कि इस इलेक्ट्रॉन पे, इस पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.602 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। और E/m रेशियो जे थॉमसन बता दिए। अब जब हमको ये दोनों मिल ही गया तो मास नहीं मिल जाएगा, और यहां से लोगों ने मास निकाल दिया 9.10939 इंटू 10 का पावर -31 kg। बात समझ में आया? तो पहले इस फिगर को बनाइए, फिर इसका हम लोग प्रॉपर्टीज पर लिखते हैं और साथ साथ फिर से समझते चलेंगे। ये सब मजेदार चीज है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक और फंडामेंटल चीज है ये सब। और यहाँ पर जो ग्लो दिखाई दिया था ना, वो ग्रीनिश येलो ग्लो था। सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिया, यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे प्लस होता है, ठीक ना? तो यहाँ पर जो ये ग्लो होता है ना, इसको भी लीजिएगा, कौन सा ग्लो होता है, तो ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो ग्लो। यानी जब पार्टिकल, जब ये रेज इस पर स्ट्राइक करता है तो जो चमक पैदा होता है वो ग्रीनिश येलो होता है। चलिए नोट करिए फटाफट इसको। तो ये हम लोग का ढांचा है, एक्सपेरिमेंट है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। बोलो बात सब क्लियर हुआ जो समझाए? अब अगर कोई पूछ दे तुमसे कि कैथोड रे 9वीं क्लास में अगर तुमको पढ़ाना पड़ जाए कहीं, तो इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता? भर घंटे इसी को समझा सकता है, टाइम कटना हो, अगर नहीं आता हो कुछ, यही आता हो तो इसी को समझाया जा सकता है। पहला पहला बार जब तुम टीचर बनने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, कभी कभी बीच में गायब हो जाएगा, भूल जाओगे कि इसमें क्या लिखाएगा। हम लोग के साथ ये सब होता है, हम लोग अपने टैब में रखते हैं, मोबाइल में रखते हैं उस चीज को, कि भाई उसको एक बार देख लेते हैं पढ़ाने जाने से पहले। मतलब तुम लोग जैसा नहीं, हम लोग एक बार ऐसे पूरा देख लेते हैं, काम खत्म, उसके बाद दिन अदर लेक्चर शुरू। और जहाँ जैसे डाटा वगैरह आदमी भूलता है ना, तो एक बार देख लेता है क्या है, क्योंकि गलती पढ़ाने से बढ़िया है कि देख ले, है ना? हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो अंदर से निकलता है, अंदर से।
पर समझाने का टेंडेंसी अंदर से आता है। हो गया। हो गया। चलिए लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज एनसीईआरटी में भी फिगर बनाए हुए है, दिया हुआ है, देखिएगा, लेकिन उतना अच्छे से उसमें दिया नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। बोले प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में लिखिएगा पहला पॉइंट, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसे पता चला? तो जब वहां पर ऊपर और नीचे प्लेट लगाया गया तो देखा गया कि ये जो रेज है वो पॉजिटिव पोल की तरफ भाग रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये नेगेटिवली चार्ज है, तभी तो पॉजिटिव पोल की तरफ जा रहा है। इसीलिए बोला गया कि दे आर नेगेटिवली चार्ज। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा पॉइंट, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तीसरा लिखिए, दे पॉजेज काइनेटिक एनर्जी। दे पॉजेज, POSSES, पॉजेज काइनेटिक एनर्जी। अभी हम बताए थे कि इस बात का पता कैसे चला? तो जब स्मॉल रोटेटिंग पैडल्स उसके अंदर डाला गया तो देखा गया कि वो रोटेटिंग पैडल रोटेट हो रहा है। इसका मतलब कि जब ये बीम उस पर टकरा रहा है तो वो रोटेट कर रहा है। मतलब उस बीम उस कैथोड रेज के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो उसके पास मास होगा ही होगा। और इस बात को लेकर के जे जे थॉमसन ने E/m रेशियो को डिसाइड कर दिया।
बात समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। लिख लिए? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल, पॉजिटिव पोल in electric field, in electric field। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। in magnetic field also। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। ये जो है फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रहा था, मतलब चमक पैदा कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द रेशियो ऑफ ई बाई एम, द रेशियो ऑफ ई बाई एम यानी चार्ज बाई मास ऑफ दीज पार्टिकल्स, ऑफ दीज पार्टिकल्स, ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज 1.76 इंटू 10 का पावर 8, 10 का पावर 8 कूलम्ब पर ग्राम। अगर केजी में लिखते तो 10 का पावर 11 हो जाता, ठीक ना? 8 कूलम्ब पर ग्राम। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ठीक है, ई बाई एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज, ई बाई एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज is independent of, is independent of, is independent of nature of cathode and anode, nature of cathode and anode, nature of cathode and anode। फुल स्टॉप देकर उसी में लिखेगा, द वैल्यू ऑफ ई बाई एम रेशियो इज फिक्स्ड, द वैल्यू ऑफ ई बाई एम रेशियो इज फिक्स्ड, the values of E by M ratio is fixed, the value of E by M ratio is fixed। ये कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा फिक्स होता है ये। और ये कैथोड और एनोड के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है कि कैथोड किस प्रकार का है और एनोड किस प्रकार का है। तो एक बात यहां लिख दें कि E बाई एम इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10 का पावर 8 कूलम्ब पर ग्राम। इस बात को कौन बताए थे? तो जे जे थॉमसन। कौन बताया था? जे जे थॉमसन बताए थे इस बात को। और ई जो होता है वो 1.602 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। इसके बारे में कौन बताया था? तो आर ए मिलिकेन। क्या नाम था इनका? आर ए मिलिकेन। बाय द यूज ऑफ
by the use of oil drops experiment। ठीक ना। जब E मिल गया, E/m मिल गया तो मास नहीं निकल जाएगा, E को यहां रख देंगे, मास निकाल लेंगे। तो ये सारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हमने लिखवाया कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में। उसको भी हो गया। अब लिखिए एनोड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ, इस चीज का डिस्कशन किया जाए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। सब कुछ सेटअप तैयार करिएगा यही वाला, बस थोड़ा सा ध्यान हम लोग को रखना ये होगा चल रहा है इसे। ठीक, इसमें अब क्या हुआ कि परफोरेटेड अब ये हो जाएगा, अब ये हो गया परफोरेटेड। ये जैसे के तैसे है, प्लस माइनस प्लस, जब कुछ यही है, सब कुछ सेम। वैक्यूम पंप लगाएंगे, ये एनोड होगा आपका और ये कैथोड होगा। लेकिन यहाँ का प्रेशर थोड़ा सा ध्यान रखना है, लो प्रेशर होगा, लेकिन वेरी लो, लो प्रेशर है 0.01 mm ऑफ Hg। ठीक, बाकी सब चीज वही है। वोल्टेज वेरी हाई नहीं होगा, खाली हाई होगा, हाई वोल्टेज होगा इंडक्शन कॉइल से, ये सब सारा ढांचा वही होगा। यहाँ पे हम लोग स्क्रीन का निर्माण करेंगे, इसका स्क्रीन आपको यहाँ दिखाई देगा, किधर साइड में, कैथोड साइड में। ठीक है, इसको लिखते हैं फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। कैसा स्क्रीन होगा ये, फ्लोरोसेंट स्क्रीन होगा। अब जैसे ही ये प्रोसेस चालू होगा, देखो प्रेशर अब इसका बढ़ गया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से देखो कितना ज्यादा प्रेशर हो गया, उसका बहुत कम प्रेशर था, यानी यहां पर गैस मॉलिक्यूल मौजूद है। तो क्या किया गया कि यहां पर एक गैस लिया गया, हाइड्रोजन गैस मान लीजिए हम ले लिए, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल हमने लिया बहुत सारा, बहुत सारा हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है आपको, ये सब हाइड्रोजन गैस। और जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई हुआ तो ये गैस जो थे अपना इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, तो लूज करने लगे। ये देखो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, समझना बात को बारीकी से।
जैसे ही हाई वोल्टेज दिया गया, जैसे ही एनोड और कैथोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो गैसियस आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी सेल से निकलना शुरू हो गया। बात समझ आया? और ये जो कैथोड के तरफ, कुछ भी छुओ ना तो एकदम, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए कि निकल करके और एनोड के तरफ भागने लगे। चूंकि एनोड देख लो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, तो एनोड के तरफ भागने लगे। इलेक्ट्रॉन गैस मॉलिक्यूल से निकल के भाग रहा है एनोड के तरफ, और गैसियस मॉलिक्यूल सब गैसियस आयन में कन्वर्ट हो गया, मतलब प्लस चार्ज आ गया। और ये प्लस चार्ज जब, चूंकि प्लस चार्ज है तो किधर भागेगा, माइनस चार्ज की तरफ। देखो तो ये निगेटिव पोल है कि नहीं है, ये निगेटिव पोल है और ये पॉजिटिव पोल है। तो जो इलेक्ट्रॉन गैस से निकल रहा था वो पॉजिटिव पोल की तरफ भाग रहा था, और जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो कटायन बच गया वो किधर की तरफ भागना शुरू कर दिया, कैथोड की तरफ, निगेटिव की तरफ। यानी इसमें गैसियस आयंस का फ्लो एनोड से किधर की तरफ दिख रहा है, कैथोड की तरफ। यानी ये सब आयंस जो है ये इधर की तरफ आकर के जब फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराने लगे तो चमक पैदा करने लगे, मतलब फ्लोरोसेंस क्रिएट होने लगा। तो सबसे पहला चीज कि प्रोटॉन का जो डिस्कवरी है वो गैसियस आयंस से हुआ था। ओरिजिन जो है वो क्या है, गैसियस आयंस है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का ओरिजिन कौन है, गैसियस आयंस है। और ये प्लस चार्ज वाले जो आयंस ये किधर की तरफ मूव करना शुरू कर दिए, इधर की तरफ आना शुरू कर दिए, और सब एक दूसरे को धक्का मार मार करके और चार्ज बना दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को भगा दिए, आप प्लस चार्ज इधर की तरफ मूव करने लगा। इसी पॉजिटिव चार्ज को बोला गया एनोड रे या कनाल रे का नाम दिया गया, एनोड रे या कनाल रे, क्योंकि ये कनाल के रूप में चलता था, एक समूह के रूप में ये दिखाई देता था चलता हुआ। तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे कनाल रे या एनोड, एनोड रे और कनाल रे, इसी रे को बना गया। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें हाइड्रोजन गैस जब यूज किया गया ना, तो हाइड्रोजन गैस देखो क्या होता है, समझना। हाइड्रोजन गैस के पास एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 होता है, और जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो देखिए तो इसके पास एक प्लस चार्ज आ जाएगा, एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम रहेगा। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 है, प्रोटॉन का संख्या 1 है, और न्यूट्रॉन का संख्या 1 - 1 0 है, यानी इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन एक और इलेक्ट्रॉन एक है। अब एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया तो इसके पास क्या बचा, 0 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन कितना बच गया, 1, और न्यूट्रॉन तो ऑलरेडी 0 है। देखो तो अब केवल क्या इसमें बच गया है, प्रोटॉन बच गया है। तो जब इसका E/M रेशियो दिया गया ना, E/M रेशियो H+ का, तो सबसे हाईएस्ट आ गया, और सबसे हाईएस्ट जिसका E/M रेशियो होगा उसी को बोला गया था प्रोटॉन। तब जितने भी गैस है इस नेचर में, उन सबों में सबसे हाईएस्ट E/M रेशियो किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। इसीलिए हाइड्रोजन को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। ये क्या है, H+ प्रोटॉन है, ये H+ प्रोटॉन है। ये H+ क्या है, प्रोटॉन। पहले इस फिगर को बनाओ जल्दी। केवल अभी फिगर बनाना है, उसको नहीं लिखिएगा, कुछ पॉइंट लिखवाएंगे उसके बाद। अरे बात क्लियर हो रहा है जो पढ़ा रहे हैं? खाली ऐसे मुड़ी हिला रहा है तुम।
हो गया। तो जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट। आप सारा चीज पढ़ा जो समझ में आया, बोलो। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, सॉरी एनोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज और कनाल रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज और कनाल रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज और कनाल रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज और कनाल रेज, पहला प्रॉपर्टी लिखिए, दे आर द स्ट्रीम ऑफ, दे आर द स्ट्रीम ऑफ, स्ट्रीम मतलब धारा, they are the streams of positive ions, they are the stream of positive ions of the gas, they are the stream of positive streams of positive ion of the gas, ions of the gas enclosed, 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 enclosed in the discharge tube, enclosed in the discharge tube, फुल स्टॉप देकर लिखना है उसी में। द मास ऑफ ईच आयन इज, the mass of each ion is, the mass of each ion is nearly equal to,
nearly equal to the mass of the atom, nearly equal to the mass of the atom, nearly equal to the mass of the atom। यानी जो इसमें जो इसमें पार्टिकल था कैथोड रेज, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बना वो पार्टिकल। जैसे वो हाइड्रोजन है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो H+ बन गया। तो जितना मास हाइड्रोजन का है उतना ही मास H+ का भी है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से या इलेक्ट्रॉन के आ जाने से उसका मास बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यानी गैस एटम का भी मास वही होगा, गैस मॉलिक्यूल का भी मास वही होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो आयंस बनेगा उसी के मास के लगभग नियरली बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक ना। दूसरा पॉइंट लिखिए, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय, दूसरा पॉइंट, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फुल स्टॉप देख लिया। देयर डिफ्लेक्शन इज अपोजिट टू, देयर डिफ्लेक्शन इज अपोजिट टू that of cathode rays, deflection is opposite to that of cathode rays, that of cathode rays। तीसरा पॉइंट लिखिए, they travel in a straight line, they travel in a straight line, they travel in a straight line। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द वेलोसिटी ऑफ canal rays, the velocity of canal rays, the velocity of canal rays is much smaller than, is much smaller than the, is much smaller than the velocity of cathode rays, velocity of cathode rays। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, they affect photographic plates, they affect photographic plates, they affect photographic plates, they affect photographic plates। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, these rays can produce fluorescence, these rays can produce fluorescence, these rays can produce fluorescence। और अंतिम पॉइंट लिखिए, they ionize the gas, they ionize the gas through which, they ionize the gas through which they pass, through which they pass। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, E by M रेशियो, E by M रेशियो ऑफ canal rays, E by M रेशियो ऑफ canal rays varies gas to gas, varies gas to gas, varies gas to gas, and depends, and nature depends on, and nature depends on, and nature, sorry, and nature नहीं लिखना, and depends on nature of cathode and anode, and depends on nature of cathode and anode। मतलब देख लीजिए, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में E by M रेशियो किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें E by M रेशियो गैस टू गैस वेरी करेगा। अगर हाइड्रोजन है तो कुछ और होगा, हीलियम है तो कुछ और होगा, नाइट्रोजन है तो कुछ और होगा। यानी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस भरोगे ना
उसके नेचर पे डिपेंड करेगा उसका ई बाई एम रेशियो। और उतना ही तक नहीं, ई बाई एम रेशियो जो है वो कैथोड और एनोड के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। बात समझे? जबकि कैथोड रे में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका ई बाई एम रेशियो फिक्स नहीं है, गैस टू गैस वेरी कर जाता है, हाइड्रोजन में कुछ और, कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ और। लेकिन हाँ एक चीज है कि जिस गैस का ई बाई एम रेशियो सबसे हाई होगा वही प्रोटॉन कहलाया। यानी सबसे हाई किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, H प्लस का होता है, इसीलिए H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। बात समझे? तो ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अगले क्लास में हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज आएगा, एक्सरेज के बारे में फिर पढ़ेंगे।